हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करना जा रहे हैं, दैट इज़ कंपोजिशन स्कीम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी व्यू से, सीए फाइनल के व्यू से देखा जाए, आईपीसीसी प्लस प्रोफेशनली प्रैक्टिकलिटी, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा जितने भी मेरे फेलो स्टूडेंट्स इसमें अपने ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कर रहे हैं, तो इसमें इतने ज़्यादा पॉइंट हैं। देखा जाए तो कंपोजिशन स्कीम, हाँ जी, हम ले लेंगे 1.5 CR की टर्नओवर तक ले सकते हैं। पर आज मैं आपको काफ़ी इसमें इन बिटवीन चीज़ें बताऊंगा कि कंपोजिशन लेवल में भी कितने लूप होल्स हैं एंड कितनी चीज़ें हैं कि लोगों को पता नहीं लगता और वो मिस्टेक्स करते हैं। तो लेट अस जस्ट डिस्कस। तो पहली बात तो इसका स्टार्ट ही सेक्शन में होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेन टू द कॉन्ट्रेरी इन दिस एक्ट। मतलब हम जो इसका मतलब नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब अगर स्टार्टिंग में किसी का आता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम इस एक्ट में कुछ भी कॉन्ट्रेरी कॉन्टेन है हम उसको नहीं मानेंगे, बट सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 9, दीज आर द सेक्शन ऑफ रिवर्स चार्ज। मतलब स्टार्टिंग में मुझे एक चीज़ पता लग गई कि एक कंपोजिशन स्कीम वाले को रिवर्स चार्ज का कंप्लायंस करना पड़ता है। दैट इज़ उसको जो सर्विसेज, जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज में मेंशन हैं, अगर वो अवेल करता है तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्सेस देने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल GTA, एग्ज़ाम्पल एडवोकेट। और प्रैक्टिकलिटी मेरे को जितना लगता है कि कंपोजिशन स्कीम वाले रिवर्स चार्ज में पे ही नहीं करते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई एक GTA की सर्विस तो नहीं ली, कोई एडवोकेट की सर्विस या अदर सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज में नोटिफाई में वो तो नहीं लिए आपके क्लाइंट ने। तो एक और चीज़, टर्नओवर यहाँ पे जो मेंशन है दैट इज़ आप जो ले सकते हो, हैज़ बीन रेज टू 1.5 करोड़। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए इट इज़ स्टिल 75 lakhs। तो यहाँ पे रेट मेंशन है कि अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो रेट है 0.5 प्लस 0.5 दैट इज़ 1%। और अगर आप रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आते हैं, सप्लायर मेकिंग सप्लाई रेफर टू इन क्लॉज B ऑफ पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 डिस्कस करता है कि कौन सी सप्लाई को आप सप्लाई ऑफ गुड्स लेंगे, कौन सी सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस लेंगे। तो जो शेड्यूल 2 का पैरा 6 है दैट टॉक्स अबाउट वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट सर्विस। B बात करता है रेस्टोरेंट का, A बात करता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। तो आप इन दो में हो तो आपको 5% देना पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज लिमिट कर सकता है। वो एक्चुअली उसने 1.5 CR कर दी है। तो यहाँ पे आप कुछ अमेंडमेंट हुई है मेजर, जो यहाँ की अमेंडमेंट डिस्कस मैं करने वाला हूँ, दैट इज़ फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020। तो लेट अस जस्ट धीरे धीरे हम रीड करेंगे फिर चेक करेंगे। इन्होंने बोला है कि एलिजिबिलिटी आपकी कंपोजिशन की कब बनती है। द रजिस्टर पर्सन शेल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 इफ़ ही इज़ नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। कुछ उन्होंने सर्विसेज के लिए रेट बाद में कंपोजिशन स्कीम सर्विस के लिए भी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। उसके रेट्स 5% था या 6% था, आगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका रेट जनरली उसका 6% था और टर्नओवर जो मैक्सिमम डिफाइन की थी दैट वाज 50 lakhs। एक और उन्होंने दिया था, वो भी जनवरी में दिया, एक और रिलैक्सेशन दिया था कि लोग जो गुड्स में डील कर रहे हैं एंड कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है तो उसमें वो कर सकते हैं अप टू 5 lakhs और 10% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर विच एवर इज़ हायर। वो आगे सब नोटिफिकेशन मैंने अपने नोट्स में ड्राफ्ट किए हैं, आगे हम सब कुछ वो डिस्कस करेंगे। सेकेंड है, ही इज़ not engage in making any supply of goods which are not leviable to tax under this act। यहाँ पे भी फाइनेंस एक्ट 20 ने अपना रूल प्ले किया। यहाँ पे भी उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे भी सर्विसेज उन्होंने जोड़ दिया है। थर्ड, ही इज़ नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। अगेन हिट हुआ है फाइनेंस एक्ट 20 से, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका क्लॉज क्या बनता है कि अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करता हूँ, नॉर आई कैन मेक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नाउ सर्विसेज हैव आल्सो बीन एडेड हेयर। तो मैं सर्विसेज भी नहीं कर सकता। लास्ट, अगर आप ECU के थ्रू कर रहे हैं जिसको टैक्स एट सोर्स कलेक्ट करना है, तब भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकते। सपोज कर लो फ्लिपकार्ट या अमेजोन में से कोई नोटिफाइड है जिनको
TCS का प्रोविज़न या TDS का प्रोविज़न हिट होता है तो भी आप नहीं ऑप्ट कर सकते। और एक और चीज़ लास्ट, ही इज़ नॉट a manufacturer of such goods as may be notified by गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर काउंसिल। यहाँ पे भी फाइनेंस एक्ट में सर्विसेज लगा दिए। तो आपको जहाँ जहाँ अमेंडमेंट है, दी अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है दैट इज़ फॉर, अगर CA की बात की जाए तो IPCC फाइन के लिए मई 2021 से एप्लीकेबल है। अभी जो आपका नवंबर अटैम्प्ट या होपफुली जुलाई अटैम्प्ट या अगस्त अटैम्प्ट है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकलिटी का इसका ध्यान रखना है। आगे इन्होंने बात की है, आपको ये चीज़ बहुत ही एक बेसिक समझाई जाती है कि सपोज़ कि मैं मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं पंजाब में भी ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं हिमाचल में भी ऑपरेट कर रहा हूँ, और नेचुरली GST रजिस्ट्रेशन एक ही पैन के अंडर होती है। मेरे इसी पैन के अंडर मुझे पंजाब में रजिस्ट्रेशन मिली होगी, इसी पैन के अंडर HP में रजिस्ट्रेशन मिली होगी। तो इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप पंजाब में कंपोजिशन स्कीम अवेल कर लेते हैं तो आपको हिमाचल में भी कंपोजिशन स्कीम ऑटोमेटिकली अवेल करनी पड़ेगी। मतलब एक पैन, वन पैन कैन आइदर कैन ऑपरेट इन कंपोजिशन स्कीम और आइदर कैन ऑपरेट इन नॉर्मल स्कीम इन ऑल और एवरी स्टेट इन विच इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड। मतलब एक पैन या तो टोटल सभी स्टेट में कंपोजिशन स्कीम में होगा या सभी स्टेट में नॉर्मल स्कीम में होगा। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते कि एक स्टेट में आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और एक स्टेट में आप नॉर्मल स्कीम में हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आगे चलते हैं। द ऑप्शन availed of by a registered person under subsection 1 shall lapse when the aggregate turnover, जब उसकी एक्सीड होती है। जैसे सपोजिंगली टर्नओवर मेरी स्टेट में, जैसे हिमाचल में जो नोटिफाई है दैट इज़ 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो जाती है उस फाइनेंशियल ईयर में। एग्रीगेट टर्नओवर की आपको तो डेफिनेशन याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जम्प्ट सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज। तो इन सभी को एग्रीगेट वो टोटल करते हैं। मतलब एग्जम्प्ट सप्लाई किसी के अगेंस्ट नोटिफिकेशन है या ज़ीरो रेटेड है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में उसको इंक्लूड करते हैं। तो अगर टर्नओवर एक्सीड की तो आगे उसका एक प्रोसीजर होता है कि जब बंदा कंपोजिशन स्कीम से रजिस्टर्ड पर्सन रेगुलर स्कीम में आता है तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे ITC फॉर्म एक फ़ाइल करना पड़ता है जो उसके पास स्टॉक और कैपिटल गुड्स का होता है। उसको 1 साल पुराना स्टॉक्स, वो आपको आगे प्रोसीजर में सारा बताऊंगा कि डिस्कस किया हुआ है मैंने, आगे नोट्स में डाला हुआ है, तो आपको उसका ITC मिल जाता है। लेटेस पहले ये ख़त्म कर लें। एक और चीज़, अ टैक्सेबल पर्सन टू whom the provision of subsection मतलब registration of composition scheme apply shall not collect any tax मतलब वो टैक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता और ना ही उसको कोई ITC मिलेगा, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम इज़ वेरी क्लियर कि आपको आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो भी बनती है उसको रेट जो डिफाइन है, अगर आप मैन्युफैक्चर हो दैट इज़ 0.5% प्लस 0.5%। ट्रेडर के लिए भी सेम है। अगर आप रेस्टोरेंट में काम के ओन करते हैं वहाँ की टर्नओवर है दैट इज़ 2.5% प्लस। तो एग्रीगेट टर्नओवर मिलेगा, ITC का कोई इफेक्ट ही नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान एक कंपोजिशन स्कीम अगर आप सेलर हैं, आपसे कभी भी एक रजिस्टर्ड बायर सामान नहीं खरीदेगा। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम से अगर आप स्कीम रिटेलर या डीलर या रजिस्टर्ड पर्सन से अगर कुछ बाय करते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन को उसका ITC नहीं मिलता। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अब रजिस्टर्ड पर्सन सपोज करो एक कंपोजिशन स्कीम वाला मोबाइल सेल कर रहा है, मोबाइल पे 18% GST है, उसने रजिस्टर्ड पर्सन को 10,000 प्लस 1800 11,800 ये हैंडसेट उसने सेल किया रजिस्टर्ड पर्सन को। अब ये क्या होगा, कंपोजिशन स्कीम वाला एक सिंपल बिल ऑफ सप्लाई देगा 11,800 का। आगे जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको जो हैंडसेट है इतने का कॉस्ट किया है, जब वो आगे इसको सेल करेगा, सप्लाई करेगा, तो उसको इसी प्राइस पे 18%, ओ माय गॉड आई एम रिपीटिंग, 11,000 सपोज कर लो, 200 मार्जिन लेता है तो दिस इज़ 12,000 पे 18% GST।
ये उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा आइदर थ्रू आईटीसी और कैश। तो कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मली अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको कंपोजिशन स्कीम वाले से बाय करने से रिस्ट्रिक्ट किया करो, क्योंकि जो उस पर जो टैक्स होता है वो रेगुलर पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्ड पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा सेक्शन है जिस पे मैं आपसे डिटेल थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा कि सपोजिंगली एक प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, इस पे मैं थोड़ी सी आपसे डिटेल डिस्कशन करना चाहूँगा कि एक प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले तो ली, बट यू वर नॉट एलिजिबल। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, प्रैक्टिकलिटी में लोग करते हैं, और मैं खुद एक एग्जांपल, अब मेरे प्रैक्टिस में ही 2-3 एग्जांपल आए हैं तो मैं वो भी डिस्कस करूँगा आपसे। पहली बात तो आपसे जो नॉर्मल स्कीम का टैक्स बना जाता है पहले वो रिकवर होगा, प्लस इंटरेस्ट लगेगा उस पर 18% एज एप्लीकेबल, प्लस 73 या 74 की प्रोसीडिंग होगी। 73, 74 टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड और एरनेसली रिफंडेड। 73 बात करता है मेलाफाइड बोनाफाइड केस का, 74 बात करता है मेलाफाइड फ्रॉड। तो इसमें पेनल्टीज़ के बहुत ज़्यादा हैं। एससीएन के अंदर दे दिया तो 10%, एससीएन के शो कॉज नोटिस के 30 डेज़ बाद दिया तो 25, ऐसे पेनल्टी बढ़ती जाती है। तो कोई आपका ऐसा डीलर है या आपका कोई ऐसा क्लाइंट है विच हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन, इमीडिएटली भाई साहब एक्शन ले लो, क्योंकि अदरवाइज़ के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी मेरे सामने भी एक एग्जांपल आया, मेरे एक नोन में थे, उनकी स्टेशनरी की शॉप थी। वॉट ही वॉज डूइंग, स्टेशनरी में बुक्स सेल कर रहा है, ही सेलिंग ऑल दी स्टेशनरी, पेन पेंसिल, बट ही हैज़ एक चीज़, पहली बात उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्टेड की हुई थी, बट साथ में वो बुक बाइंडिंग प्लस फोटो स्टेट प्लस लेमिनेशन, ये 3 काम भी कर रहा है। एक इनमें से कुछ काम सर्विस में फॉल करते हैं। तो ये 2 साल से ये आदमी कॉम्पोजिशन स्कीम में, ये रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में बैठा हुआ था। आपको पता होगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को सर्विस वाले भी कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। वो 2019 में आया था 2 नोटिफिकेशन के थ्रू। मैंने आगे सब कुछ डिस्कस करना है आपसे। तो ये तो 1 जुलाई 2017 से कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करके बैठा था। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? पहली बात तो ही इज़ नॉट एलिजिबल। यहाँ तक 2019 के स्टार्टिंग तक ही वॉज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। उससे टैक्स भी लिया जाएगा इन केस प्रॉपर ऑफिसर फाइन करता है, प्लस इंटरेस्ट भी लिया जाएगा, प्लस पेनल्टी भी ली जाएगी। और वो आज भी ऐसे 1% अगर दे रहा है तो उसको जो सर्विसेज पार्ट है उस पर उसको 6% देना चाहिए, जो प्रैक्टिकली ही इज़ नॉट डूइंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई क्लाइंट ये इतनी बड़े ब्लंडर्स तो नहीं कर रहा है। ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब ये वो पार्ट है जब एक आदमी कंपोजिशन स्कीम के में रजिस्टर्ड होता है, बट उसकी या तो टर्नओवर एक्सीड कर गई या ही सीजेस टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। तो उसका एक प्रोसीजर होता है, फिर उसको क्या करना होता है वो डिस्कस करेंगे हम। एज़ पर सेक्शन 18(1)(c) ये बेसिकली डिस्कस करता है कि आपकी स्कीम चेंज हो रही है, या आप फॉर्म भी भरे होंगे प्रैक्टिकली। मैं आपको एक बार उसका डेमो भी एक बार अपलोड कर दूंगा। सर पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक IITC सब्जेक्टेड टू प्रिस्क्राइब मैनर, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स हेल्ड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। समझ के? पहले स्टॉक, इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, input contained in semi-finished or finished good held in stock, and capital good as reduced by percentage point as may be prescribed in this behalf। तो उसको स्टॉक का मिल जाएगा ITC, जो उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स, एंड कैपिटल गुड्स। पर सर आपका ये डाउट होगा कि कैपिटल गुड्स तो सर मैंने 3 महीने पहले लिए हैं, 4 महीने पहले लिए हैं, पूरा ITC दे दोगे? नो, क्योंकि कैपिटल गुड्स जनरली यूज़ होता है
अगर आपके पास स्टॉक पड़ा है तो वो यूज स्टॉक नहीं होगा, फिनिश गुड या सेमी फिनिश गुड पड़े यूज़ नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही प्यारा एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। कि सपोज कर लो मेरा 7 मंथ यूज्ड एक कैपिटल गुड है, तो उसको कितने क्वार्टर्स हुए यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लिखा हुआ है, तो इट विल बी 3 क्वार्टर्स। क्योंकि एक सिंपल सा जीएसटी में कहीं पे भी आप देखोगे तो लाइफ ऑफ द एसेट जो मानी गई है दैट इज़ ऑलवेज 5 ईयर्स। तो उसी हिसाब से 5% पर क्वार्टर, 5 ईयर्स में कितने क्वार्टर्स हुए, 20 क्वार्टर्स, तो 5 इंटू 20 100%, तो 5% और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, ये आपको चीज़ क्लियर रहेगी। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है 5% रिड्यूस करके। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इनपुट जो हेल्ड इन स्टॉक एंड सेमी फिनिश्ड गुड है वो नॉट लेटर देन 1 ईयर होने, वो 1 साल से पुराने नहीं हो सकते, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये इंटीमेशन है, इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन लेवल। उसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कर लो आप रेगुलर हो, रेगुलर से कंपोजिशन में जाना है, तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ मैक्सिमम को पता नहीं है, वो बीच में कई बार अप्लाई कर देते हैं। आप कंपोजिशन लेवी ओनली स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं, इन द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इन बिटवीन ऑफ द ईयर आप नहीं ले सकते। तो वो CMP 01 फॉर्म में ये वो अप्लाई करते हैं। आपको चीज़ का ध्यान होगा, गवर्नमेंट ने इस बार एक्सटेंशन दी हुई है कि अगर कोई रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम जाना चाहता है तो पहले उसकी डेट जैसे 90 डेज़ में या 60 डेज़ में होता था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया हुआ है जून 2020 तक, 30 जून 2020 तक। अगर कोई रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम जाना चाहता है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको पता होगा एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 8 में गिव एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 इन पार्ट बी ऑफ GSTR रजिस्ट्रेशन 1। अगर आप इनिशियली रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर ऑप्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कंपोजिशन। आपको पता होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एक टैक्स पेयर की, जो फर्स्ट पेज आता है उसमें ही लास्ट में लिखा होता है कि ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो आप ऑप्ट करना चाहते हैं वहीं से सिलेक्ट करेंगे। और ये बाय एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन, ये वही कि इन बिटवीन साल के अगर आप ऑप्ट करते हो तो ये। और इसमें ITC 03 फॉर्म भरा जाएगा। आपको पता होगा कि इसमें अगर 2 लाख के ऊपर है, अगर आपका इनपुट टैक्स रेडी 2 लाख से एक्सीड करता है तो वहाँ पे आपको CA सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, जिसमें वो मेंशन करेगा कि एक्चुअल में इसके पास फिनिश गुड्स हैं, एक्चुअल में इसके पास स्टॉक है, एक्चुअल में कैपिटल गुड्स हैं एंड ही इज़ एलिजिबल फॉर दी ITC। आपको पता होगा ये कुछ कंडीशंस हैं। ये एक प्रोसीजर कंप्लायंस है कि एप्लीकेशन फॉर इंटीमेशन विड्रॉल, इसको आपने सिंपल एक बार रीड करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट सच दैट इंपॉर्टेंट। सिंपल आपको इंटीमेशन फॉर, ये फॉर्म्स के नाम लिखे हुए हैं, इसको सिंपल आपने एक बार रीड करना है। ये सेम आगे भी फॉर्म्स के नाम लिखे होंगे। कुछ रिटर्न्स का मैं आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ, और इसमें एक बार टैक्स पेयर्स भी क्या गलती करते हैं और प्रॉपर ऑफिसर्स को भी इसकी नॉलेज नहीं है। आपको पता होगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो रिटर्न्स वगैरह भरते हैं उनको पता होगा CMP 08 क्वार्टरली फाइल होती है, 18th क्वार्टर एंडिंग से 18th सपोज कर लो अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर एंडिंग की रिटर्न है, वो 18 जन तक जानी है। इसके अलावा आपको पता होगा इसका जो रिटर्न का फॉर्म है GSTR 4 वो ईयरली फाइल होगा, और एक एनुअल रिटर्न वो अलग से फाइल होती है। तो ये 4-5 फॉर्म्स इसके फाइल होते हैं, CMP 08 क्वार्टरली, GSTR 4 ईयरली और एक एनुअल रिटर्न। अब आपको पता होगा ये फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अभी एंड हुआ है, तो लोगों को ध्यान नहीं है कि उनको GSTR 4 भी फाइल करनी है। लोगों को मैक्सिमम को दिमाग से निकल गया वो CMP 08 से कंफ्यूज हैं, तो GSTR 4 भी फाइल होगी। आगे चलते हैं। इसमें आगे सिंपल आपने इस सभी को रीड कर लेना है। इसमें सिंपल फॉर्म्स की डिटेल ये वो दी है, तो आपको सिंपल इसमें क्या उसकी रिटर्न में उसको मेंशन करना पड़ता है, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, मैंने बहुत ईजी आपके लिए डिफाइन किया है। 18th ऑफ मंथ CMP 08 और GSTR 4 30th ऑफ अप्रैल इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नाउ जिस टॉपिक का मैं बात कर रहा कि आगे डिस्कस करेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर क्या दे सकते हैं कंपोजिशन स्कीम। तो सिंपल उन्होंने बताया कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 50 लाख है तो आपके लिए रेट है 6%। 50 लाख से एक्सीड कर जाओगे तो आपको नेचुरली नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। 50 लाख तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो 6% विदाउट ITC।
उसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आई थी, ये देख ली 31 जन 2019 को, कि अगर सपोज़ करो मैं सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स करता हूँ, अगर मैं सर्विसेज भी करना चाहता हूँ तो वही 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट या 5 lakhs विच एवर इज हायर। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल इसको करके देखते हैं कि सपोज कर लो मेरी टर्नओवर वाज 1 CR, तो मैं कितनी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ? दैट इज़ 10% मीन्स 10 lakhs और 5 lakhs विच एवर इज हायर, तो जो मैं स्कीम दे सकता हूँ दैट इज़ 10 lakhs। अगर 10 लाख से मैं एक्सीड करता हूँ सर्विस प्रोवाइड करने में, तो मेरे को फिर कंपोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द पर्सन टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। आपको पता होगा टर्नओवर 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, और दूसरी बात नॉट एंगेज जो ऊपर 6 पॉइंट है, और जो आपको बताया था कि ही शुड नॉट मैन्युफैक्चर सच आइटम, उसमें आइसक्रीम, एडिबल ऑयल, ये कुछ पान मसाला, टबैको। आपको एक चीज़ बताइए कि मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इनकी ट्रेडिंग या रिटेल कर सकता है। कि मैं सपोज़ करूँ कि मैं मैन्युफैक्चर हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ आइसक्रीम की, या ट्रेडिंग कर रहा हूँ टबैको की, या कुछ भी कर रहा हूँ जो अलाउड है मुझे, तो मैं ये कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकता हूँ। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिशन स्कीम को बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, जिसमें उसमें क्लियर मेंशन करना होता है ही इज़ नॉट एलिजिबल टू टेक टैक्स। यहाँ पे मैंने एक चार्ट फॉर्म में इसी को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। एक चार्ट फॉर्म में इसको जो मैंने नीचे डिफ़ाइन किया है कि सर्विस प्रोवाइडर सप्लाई ऑफ सर्विस में ये वो ई कॉमर्स के थ्रू या नोटिफाइड सर्विस। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ये वाला कि कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर लगभग पूरे इंडिया में गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब गलत ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, मैं आपको ये थोड़ा डिफ़ाइन करना चाहूँगा। आपको पता होगा कि कंपोजिशन स्कीम अगर 3 टैक्स पीरियड तक रिटर्न ना फाइल करे तो उसका रजिस्ट्रेशन हो सकती है कैंसिल। नाउ व्हाट डज टैक्स पीरियड मीन? अगर सेक्शन 2 आप जाते हैं कि टैक्स पीरियड की डेफिनेशन क्या है, तो आपको पता लगेगी कि जो कंपोजिशन स्कीम है, जब वो अपनी रिटर्न फाइल करता है, पहली तो बात वो रिटर्न एनुअली फाइल करता है, वो CMP 08 इज़ नॉट अ रिटर्न, इट इज़ अ स्टेटमेंट। तो जो उसका टैक्स पीरियड बनता है कंपोजिशन स्कीम वाले का, दैट इज़ ईयरली। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपोजिशन स्कीम वाला 3 साल तक लगातार रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी कैंसिल। अब व्हाट डज द प्रॉपर ऑफिसर आर डूइंग, कि वो कह रहे हैं कि आपने सर 2-3 क्वार्टर तक अपना CMP 08 फाइल नहीं किया, दे कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन विच इज़ रॉन्ग। मतलब टैक्स पीरियड तो भाई इसका ईयरली पड़ रहा है, तो आप 3 क्वार्टर की रिटर्न पे कैंसिल कैसे कर सकते हो? तो आप इस पे बार्गेन कर सकते हो या फिर उससे फाइट कर सकते हो कि टैक्स पीरियड मीन्स ईयरली। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, बाकी विलफुल तरीके से लिया तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। अगर आपने ये कुछ कैंसिलेशन किया है, ये पॉइंट मैंने तभी ऐड किया था, आपको ये डिफाइन करना है। बाकी कुछ और लोगों की रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल हो सकती है वो एक ही लास्ट बस आपसे डिस्कस करके मैं इस वीडियो को क्लोज़ करना चाहूँगा कि सपोजिंगली एग्जांपल मैं आपको डिस्कस करूँगा, प्रैक्टिकली भी आपको बहुत यूज़ आएगा। मैंने कंपोजिशन स्कीम अवेल की हुई है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कंपोजिशन स्कीम मैं अवेल नहीं कर सकता, तो वो वॉलेंटरी मेरी रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट कर देता है। अब वो कहता है, प्रॉपर ऑफिसर डिनाई करता है कि भाई मैंने तो आपको वॉलेंट्री कन्वर्ट किया है रेगुलर स्कीम में, इसलिए जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, कैपिटल गुड्स पड़े हैं, फिनिश गुड्स पड़े हैं, उसका ITC नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक एडवांस रूलिंग भी आई प्लस जजमेंट भी आई। उन्होंने कहा कि जो चाहे प्रॉपर ऑफिसर करे, चाहे आपको खुद किया हो या किसी और कारण से हो, तो आपको कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट है, जो आपके पास ITC पड़ा है, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, इवन दो आपने जो डिपार्टमेंट का प्रॉपर ऑफिसर है उसने किया है। तो होप सो फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें लगभग मैंने हर एक आस्पेक्ट कवर किया है
चाहे वो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सीए फाइनल और आईपीसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आई एम 110% श्योर इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकली अगर कुछ क्वेश्चन आंसर करने की पीपीटी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, बेल आइकन में आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इन केस आपको डाउट है तो आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हो। मेरा नंबर और मेरे ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। थैंक यू एवरीवन।